बहुत अच्छे तरीके इसको एक बार चेक करना। ये आवाज यहाँ से आ रही है, इससे आने की वजह। इससे नहीं आ रही। ये शायद पिछली बार यहाँ से कुछ बंद था। क्या बंद था? मेरे को बंद था। USB device not recognized. Malfunction and Windows did not recognize it. किसी और सॉफ्टवेयर में। ओके, आ रही आप लोगों को? यस सर, आ रही है। अब आ रही है, ओके चलो, मुझे भी सही आ रही है, ठीक है, ओके थैंक यू। ओके चलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर एक चीज़ पूछनी है सर, मेरा पेपर है सर वेडनेसडे को फिजिक्स का। ठीक है सर फर्स्ट 7 चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 1। मतलब कहाँ तक हो गया फर्स्ट तो 7? मत अल्टरनेटिंग करंट तक। AC भी आ रहा है, ओके ठीक है। यस सर। सर तो तैयारी कैसे कर लूँ सर जल्दी जल्दी रिवीजन एक तरह से? देखो EMI तो लगभग हम लोग कर ही चुके हैं, है ना, थोड़ा सा आज यस सर। आज हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे होंगे सारे? यस सर, ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो किताब आपने कोई ले रखी है अभी बोर्ड के लेवल की ऑब्जेक्टिव वाली? बोर्ड के लेवल की नहीं है सर, MTG है मेरे पास, फिंगर टिप्स और HC वर्मा है सर। अच्छा, तो बोर्ड की कोई किताब ले लो ऑब्जेक्टिव वाली, सोच कर लो क्या? वैसे तो आप कर चुके हो ऑलरेडी, तो आप कर ही लोगे क्वेश्चन ज़्यादातर। यस सर। लेकिन बोर्ड की कोई किताब होगी अगर अवेलेबल किसी पास तो वो देख लो, बोर्ड की क्वेश्चन उसके कर लो फटाफट। ओके। आजकल जैसे आर्यन की बुक आई है, एक नई हमारे पास भी आ रखी है। यस सर, ऑल इन वन है। अच्छा हमारी मैम ने भेज रखी है वो PDF। हाँ, तो वो यूज़ कर सकते हो, तो उसके क्वेश्चन कर लो बस, बाकी तो आप कर तो चुके हो सारा। बस एक बार ये है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कर लोगे तो। ओके सर। AC कैसे करोगे? सर AC सर स्कूल में हो चुका है। हो चुका है, ठीक है, तो जितना मैंने उस लेवल पे कर लेना, बोर्ड के लेवल पे भी। ओके सर। ओके, और किस किस का एग्जाम हो रहा है अभी? मेरा आज था एग्जाम। सर मेरे आज हो था, रहे हैं अभी। आपके चल रहे हैं, ओके। सर मैं कल है। कल फिजिक्स है, जिनका आज हुआ कैसा हुआ, हो गया ठीक हुआ? यस सर, ठीक, अच्छा हुआ। बायोलॉजी करा। इसी तक आया था मेरा भी। अच्छा, सर हमारा तो जानबूझ के आसान बना रहे हैं क्योंकि अगर बाई चांस पेपर नहीं हुआ तो फिर इसी से मार्क्स देने पड़ेंगे उन्हें। अच्छा यस सर, तो इसलिए आसान बना के दिया था। ओके, सबका आसानी आएगा मेरे ख्याल मेरे से। मेरे तो सर कई सारे क्वेश्चंस दे दिए थे 300-400 उसी में। सर हमारा बायो का सर 60 क्वेश्चंस दिए हुए थे। अच्छा, और टाइम सर मैक्सिमम तो सारे नीट लेवल के और RPMT CPMT के भी थे सर। नेट पे सर्च कर किया था, घर पे आके सर मिला। अच्छा, तो कितने कर लिए थे आपने सही? सर सही मैंने नेट पे सर्च किया, उस समय 35 में से 25 के अराउंड आ रहे थे। अच्छा ओके, सर हमें तो ऐसा दिया था कि 20 मार्क्स का था, 20 में से 20 सही है। अच्छा हमारा पूरा 55 क्वेश्चन का था, 35 मार्क्स का। ओके, बोर्ड के पैटर्न का एग्जाम मुश्किल नहीं था। अच्छा, तो इसका ये ऐड होना है बोर्ड में, क्या ये वाला या दिसंबर वाला ऐड होगा? नहीं सर, ये तो ऐड नहीं सर है। दिसंबर ये नहीं होगा। जो मेन सर ये दिसंबर वाला प्रैक्टिकल में, सर ये जो मार्क्स है ना, इनके हिसाब से प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलेंगे। अगर पूरे में से पूरे आ गए तो प्रैक्टिकल में से 30 में से 30 ऐसे। अच्छा, अगर प्रैक्टिकल नहीं हुए तो? सर प्रैक्टिकल होंगे भी तब भी 30 में से 30 ही मिलेंगे अगर इसमें पूरे में से पूरे हैं तो। अच्छा, मैंने ऐसा, मैंने रूल है या मैंने ऐसा सर होता हमारे में सर रूल इनफॉर्मल तरीका है मार्क्स देने का। इनफॉर्मल तरीका है? यस सर। वो टीचर को आइडिया रहता है ना कि बच्चा कैसा है, उससे इसलिए देता है नंबर। उनके हाथ में 15 मार्क्स होते हैं टीचर के हाथ में। तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस और जो बीच में टेस्ट होते रहते हैं उससे मिलाकर देते हैं ये। ओके, 30 मार्क्स होते हैं 15 में।
ओके, हमारे टाइम पे जब प्रैक्टिकल हुआ था तो कोई बच्चा था, उसको था ऐसी कुछ पूछा एक से, उसको कुछ आता नहीं था, प्रैक्टिकल पढ़ के नहीं आता कुछ भी। तो टीचर ने बोला बता कौन सा चैप्टर, तू बता चैप्टर का नाम की कौन से चैप्टर से पूछूं। तो उसने ढूंढा ढूंढा, फिर बोला कि सर ऐसा करो, वो क्या ना पहले चैप्टर का नाम उससे पूछ लो, ये कूलम्स लॉ, कैसा कूलम्स लॉ से पूछ लो। तो टीचर ने बोला बता स्ट्रेट कूलम कितना कूलम होता है। और उसने कोई टीचर पूछेगा क्या उससे, तो क्या ही पूछेगा कूलम लॉ से। फिर लास्ट में उससे बोला चल तू चैप्टर का नाम बता दे, शुरू के 4-5 चैप्टर है कंटिन्यूअस, तो तेरे को नंबर दे दूंगा मैं। उससे उससे वो भी नहीं पता। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में, प्रैक्टिकल में एक से एक होते हैं। सर उसको तो 4-5 चैप्टर के नाम नहीं पता थे, हमारे में सर ऐसे भी है जिनको पहले चैप्टर का नाम भी नहीं पता। अच्छा, हमारे में 11th में बायो वाले मैम ने एक बच्चे से पूछा बायो की स्पेलिंग बता दो। बायो की स्पेलिंग बता दो, बायोलॉजी की। जैसे बायोलॉजी की स्पेलिंग सुनाते हैं, वो भी नहीं आती तुझे? वो उसने सुना दिया था। अच्छा, सर हमें तो बायो में प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन क्यों, क्या सर प्रॉब्लम? पूरी बुक आ रही है सर। अभी या दिसंबर में? यस सर, अभी अभी पूरी बुक आ रही है। अरे तो इजी क्वेश्चन पूरी आएंगे क्यों नहीं आ रही? कस्टम का कोई है नहीं है। हमें टेस्ट अरे चैप्टर तक हमारे स्कूल में जो यूनिट टेस्ट हो रहे हैं उसमें पूरी बुक दी है सर ने खुद से। अच्छा, कितने चैप्टर हैं उसमें बायो में, पहली बुक में? सर एक ही बुक है, एक ही 16 बुक है। आपके आपके कितने हो गए? सर मेरे हो गए सर, 1 मिनट में बता रहा हूँ। ऐसी रफली बता दो, मैं कौन सा एग्जैक्टली पूछ रहा हूँ। सर 9 के करीब हो गए। 9 के करीब हो गए आप लोगों के? यस सर, 9-10 हो गए। चलो काम चलाओ फिर, अभी तो और क्या करोगे कुछ। सर पर 20 नंबर में पूरी बुक देने का कोई मतलब बनता नहीं वैसे। अब टीचर की मर्जी है, क्या कर सकते हो आप, बोल नहीं सकते ना टीचर को। यस सर, पर एक भी चैप्टर पढ़ाया नहीं सर ने। पढ़ाया नहीं? सर एक भी चैप्टर, एक लाइन भी नहीं पढ़ाई। और फिर क्या किया उसके पीरियड में, करते क्या बायो के पीरियड में? सर खाली बैठे रहते हैं हम, क्योंकि सर भी खाली बैठे रहते हैं। ऑनलाइन भी नहीं पढ़ाते, मतलब ऑनलाइन क्लास में भी नहीं पढ़ाते बायो? तो सर अब ऑफलाइन खुल चुके हैं ना स्कूल। हाँ वो तो अभी तो खुले, लेकिन पहले जब ऑनलाइन चला हुआ तब भी नहीं पढ़ाया कुछ? नो सर, तब तो उन्होंने कहा जब खुलेंगे तब पढ़ाएंगे। आप किसका वेट कर रहे हैं, जब बंद होंगे तब पढ़ाएंगे? पता नहीं सर, अब वो कह रहे हैं एक बार यूनिट टेस्ट हो जाए उसके बाद पढ़ाएंगे। पता नहीं, वो टीचर आपके बायो के ही है, मतलब वो ऐसा होता है ना कि प्रमोटर के ऊपर पहुंच जाते हैं। इंग्लिश वाले टीचर को बायो का बनाए थे 10th वाले। यस सर, उन्हें टर्म्स भी नहीं पता सर, उनसे पूछा तो वो बता भी नहीं पा रहे थे सर। हाँ तो वो एक्चुअली ना बायो का टीचर नहीं होगा, ऐसा होता है कई बार कि 10th में कोई एसएसटी पढ़ाता है, उसको बायो का बना दिया या अकाउंटेंसी दे दी, फिर वो फंस जाते हैं। सर हमें तो फिजिक्स के टीचर जो थे वो मैथ्स वाले सर थे 10th के। अच्छा, यस सर, गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे ही होता है। हमारे ड्राइंग के टीचर का मैथ का बना रखा है। अच्छा, ड्राइंग के टीचर को वैसा बना दिया। यस सर, आएंगे बैठ जाएंगे और कहेंगे जो बोलेगा नाक में सैनिटाइजर घेर दूंगा। अच्छा, बताओ क्या चल रहा है। फिर कहते हैं देश का विकास कैसे करेंगे ये लोग। चलो, सर गवर्नमेंट में तो यही सब चलता रहता है, खुद से ही पढ़ना होता है। कम से कम आपको प्रेशर ना बनाए ना, ये बोले कि यार खुद से पढ़ना है खुद पढ़ लो। अब वो ये सर बाकी टीचर्स तो इतने अच्छे हैं सर, उन्होंने तो क्वेश्चंस भी बता दिए ये आने वाले पेपर में, और चैप्टर भी एक ही दिया है जानबूझ के इसीलिए। जब बायो में सारा दे दिए हैं। यस सर, सिर्फ बायो में ही ऐसा हुआ। हाँ तो उनको आइडिया नहीं होगा ना, बायो वालों को आइडिया नहीं होगा कितना देने हैं, तो टीचर वो यस होंगे। सर। चलो देखो अब क्या होता है। हमारा तो आधा पेपर सब्जेक्टिव आएगा। आधा सब्जेक्टिव आ रहा है। यस सर। पर सर बायो वाले सर की मतलब एज भी ज्यादा लगती है, इतने एक्सपीरियंस लगते हैं, उन्हें तो पता होना चाहिए। आपके बायो वाले बायो के ही है? ये तो नहीं पता सर, पर मतलब अपनी तारीफ तो बहुत करते रहते हैं वो। अच्छा, पता नहीं फिर। ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पढ़ाया तो आपको कुछ नहीं है अभी तक, तो कैसे पता चलेगा। यस सर, एक भी लाइन नहीं पढ़ाई अभी तक। एक बार हमारा मैं आपको बता दूं, डीटीयू में जब थे हम लोग, तो डीटीयू में भी क्या होता था शुरू में ना, टीचर वीचर मैंने उसमें बहुत थोड़ा प्रॉब्लम से चल रहा था। टीचर वो थे, टीचर इंग्लिश के टीचर ही पता नहीं चल रहा था कौन है। तो फिर पेपर होने में एक हफ्ता बाकी था। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर जब आप जाते हो तो आपका सेमेस्टर होता है आपके इंजीनियरिंग में, जब आईआईटी जाओगे या कहीं भी जाओगे एनआईटी में, तो सेमेस्टर लगभग लगभग जो है फर्स्ट सेमेस्टर वहाँ पे ऑड सेमेस्टर होगा तो 4.5 महीने का होता है डीटीयू में। तो 2 महीने में पहला टेस्ट होता है मिड टर्म का, तो 2 महीने में तो बच्चों को पता नहीं चलता कॉलेज में करना क्या है क्या नहीं करना। 15-20 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं शुरू के, फिर जब तक पढ़ना शुरू करते तब पेपर ही आ जाते हैं। तो अब लास्ट के 1 वीक में मास बंक होता होता था हमारे टाइम पे, आप पता नहीं अब क्या सिस्टम है।
तो सब बच्चे गायब रहते थे क्योंकि पढ़ना पड़ता था एक हफ्ते। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ख्याल से पेपर से लास्ट वीक था, तो टीचरों को पता था अगले वीक तो मास बंक है, तो इस वीक में सब अपना कोर्स खत्म करने पे आ गए। तो एक टीचर आ गया कि मैं आपका इंग्लिश का टीचर हूँ, पहली बार ही आ गया। मैंने कहा ये कौन आ गया, कह रहा मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ और आपके ये आएंगे सिलेबस में वो आएंगे। तो बच्चा कह रहा है पता नहीं कौन आ गया क्या आ गया। मैंने कहा ये भी लिख ले जो लिखना है, जब पेपर हो जाएगा तब पूछो हाँ बताओ कौन हो आप, कहाँ से आए हो। सर बस एक हफ्ते पहले ही पढ़ते हैं मतलब वहाँ पर? अरे वो ऐसी मैंने हाँ तो पढ़ता था, सब जगह ऐसी है, इंजीनियरिंग में ऐसी होता है। एक हफ्ता भी बहुत बोल दिया मैंने आपको, पेपर के पिछले दिन ही पढ़ते हैं ज्यादातर। सर हो जाता है पूरा? हाँ रात रात को लगे रहते हैं बुरी तरह से उस टाइम पे। वहाँ पे ऐसे ही होता है, वहाँ पे कोई नहीं पढ़ता पूरे 2 महीने से 3 महीने। मैंने थोड़ा मैंने देखते भी नहीं, मतलब वो तो बस ये देखते हैं कि वो अपनी फाइल पूरी हो रही है नहीं हो रही, अटेंडेंस पूरी हो रही है नहीं हो रही, बस वो ध्यान रखते हैं। बस जब पेपर आता है तब पढ़ते हैं सब लोग। एक लड़का था वो मेरे दोस्त के रूम में पढ़ रहा था हमेशा, तो मुझे लगा ये सिविल का कोई जूनियर होगा, हम सिविल में थे। बाद में पता चला इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा था। पेपर से पहले वो इतने करते क्या थे, जैसे मान लो कोई क्लास में जो है अच्छा स्टूडेंट है, यूजुअली उसकी जो है कॉपी वो कर लेते थे फोटो स्टेट। तो यूजुअली लड़कियों की राइटिंग बढ़िया होती थी और लड़कियां अच्छी भी होती थी पढ़ने में, सारी क्लास अटेंड करती थी। तो उनकी पूरी जो है कॉपी की कॉपी फोटो स्टेट पूरी, तब पूरी स्पाइरल चलती थी कि यार ये इसका है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये इसका है, ये उसका है। तो पेपर से पहले दिन मतलब कम से कम ये लगाओ कि हमने सबने ये रूल था हमेशा पेपर से पिछले एक हफ्ते पहले कम से कम सब लोग जो 400-500 रुपए की फोटो स्टेट कराएंगे। और सारी मशीनें बढ़ जाती थी डीटीयू के आसपास, जितनी मशीनें थी डीटीयू के अंदर तो 3-4 जगह पे है, उसके बाहर भी मैंने पूरे जो रोहिणी का सेक्टर 16 है, रोहिणी और भी जो आसपास पड़ते हैं, सारी मशीनें फुल रहती थी, भरी हुई उस दिन। कई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले घुसे हुए हैं, कहीं सिविल वाले घुसे हुए हैं, कहीं कहीं फोटो स्टेट करवा रहे हैं। वहां पे लास्ट में होता सारा कोराम। और एक बार तो ऐसा हुआ, इट वाज सेमेस्टर आई थिंक थर्ड, कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ टीचरों का, तो टीचर ने लास्ट में बोला हम लास्ट क्लास दी है, वहां मैंने ऑर्डर आ गया कि आपको करना है कोर्स कंप्लीट। तो एक साथ साइमल्टेनियस 4-4 क्लासें हो गई। अब बताओ बच्चा कहाँ जाएगा, एक में जाएगा, दूसरी तीसरी चौथी में। फिर जो है वहाँ पे डिवाइड किया हमने कि चलो कुछ लोग वहाँ जाओ कुछ लोग वहाँ जाओ। फिर बाद में नोट सुन के वो कर लिए फोटो स्टेट। तो वहाँ लास्ट में होता सब कुछ। सर सिविल इंजीनियरिंग में होता क्या वैसे? सिविल में यार रोड डैम्स वो सब चीज़ें आती हैं आपकी, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन, उसके मटेरियल वगैरह, डिज़ाइन, वो सब। फोटो स्टेट वालों का बढ़िया धंधा चलता होगा। अरे बहुत जबरदस्त, उस समय ऐसे मना कर देते थे यार सर, या तो अभी शाम तक की पड़ी हुई है कहीं और चले जाओ। भरा रहता था पूरा फुल, 3-3 4-4 लड़के लगे रहते थे धड़ाधड़। सर मतलब जितना पिछले 2-3 महीने में नहीं होगा उतना एक हफ्ते पहले हो जाता होगा। हाँ एक हफ्ते में बहुत कमाई होती थी उस समय। मैंने 3-4 दिन तो बड़ा पीक चलता था भर के। मैं बोलता हूँ सारे सेक्टर, आसपास के सेक्टर में जो मशीनें लगी सारी भर जाती थी उस टाइम पे, तो सब जगह लग रहे थे बच्चे। उस समय शायद हमारे टाइम पे तो व्हाट्सएप वगैरह चक्कर भी था, तो व्हाट्सएप से भी शेयर हो जाती कुछ चीज़ें। हमारे टाइम पे तो मेरे को ध्यान आ रहा है 70 का बैच था हमारा, तो फोन भी शायद 20-25 बच्चों के पास था क्लास में। तो व्हाट्सएप तो छोड़ ही दो आप, व्हाट्सएप तो खैर था ही नहीं उस समय। तो इसलिए भी शायद ज़्यादा फोटो स्टेट करनी पड़ती होंगी, ये भी एक रीजन हो सकता है। क्योंकि वैसा होता है कोई किताब है, उसकी किताब की मान लो 15 पेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो 15 भी फिर सबको करने पड़ते थे फोटो स्टेट। तो बड़ा प्रॉब्लम था। चलो खैर एनीवे अपना स्टार्ट करते हैं आज। तो ये मैंने लास्ट टाइम पे जो पढ़ा था लेफ्ट हैंड राइट हैंड में डिफरेंस पढ़ा था। सर अभी प्रेजेंट नहीं इसलिए प्रेजेंट नहीं हुआ। ओहो क्या वर्ड खुल गया। तो एक लाइफ होती है अलग। आई डोंट थिंक कि मेडिकल वालों की लाइफ इतनी ज़्यादा वैसी होती है। मेडिकल वाले थोड़ा मेहनती होते हैं शुरू से ही, इंजीनियरिंग वाले थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। लास्ट में ही करते हैं सारे काम। सर करना ही पड़ेगा वरना तो किसी की लाइफ खतरे में आ सकती है। मतलब खतरा मेडिकल तो, वालों को तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई मेडिकल वाले करेंगे एक ऑपरेशन तो एक आदमी मरेगा, सिविल वाले गलत पुल बनाएंगे तो 100 लोग मरेंगे एक साथ। ये तो सोचो। यस सर। बिल्डिंग गिरेगी पूरी मान लो तो हजारों लोग एक साथ साफ हो जाएंगे। डैम टूट गया, लाखों हजारों लोग साफ हो जाएंगे एक साथ। यस सर। चलो कोई नहीं, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना। चलो तो भाई लास्ट टाइम ने ये पढ़ा था, अब तो शेयर हो गया। यस सर। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट इसमें डिफरेंस पढ़ा बस था। सर। ओके, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है ये देखा था, इसकी डेफिनेशन देखी थी। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो इसकी डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं।
ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर सीरीज में रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, सीरीज पैरेलल में, वो सबने देखा था कैसे कैसे आता है, क्वेश्चन किए थे कुछ। डीएल बाई है ना, ये आई डी एल बाई एल डी आई बाई डी टी लगा के सॉल्व किए थे। इसमें हमने देखा था कि बैक ईएमएफ जो लगता है उसके कारण सर्किट में ईएमएफ कैसे वेरी करता है, ये क्वेश्चन हमने किया था। और भी क्वेश्चन हमने किए थे इसमें। इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, जब आप शुरू में करते हो तो बैक ईएमएफ ज़्यादा लगा जाए तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, बाद में जो है कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन किया था हमने। इनिशियल करंट और फाइनल करंट पूछा गया था, इसमें आपने तो निकाल लिया था। एक और क्वेश्चन ये वाला ट्राई किया था, और एक ये क्वेश्चन हमने लास्ट में ट्राई किया था कि जब आप इंडक्टर से कोई चीज़ रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो तो करंट उसमें जो बढ़ता है थोड़ा सा लैग कर जाता है बिकॉज ऑफ बैक ईएमएफ, तो वोल्टेज कैसे कैसे वेरी करती है, करंट कैसे कैसे वेरी करता है, ये क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, कोई क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। तो अब जो है आगे चलते हैं। क्वेश्चन था ये एक्चुअली, क्वेश्चन करने भी 3 और क्वेश्चन है मेरे पास। पहला क्वेश्चन ये है कि ईएमएफ और एल और आई में क्या रिलेशन है? माने जब करंट चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो क्या रिलेशन है उसमें? माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस का एल डी आई बाई डी टी है ना। ओके, तो आपको दिया हुआ है कि एक करंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। दिस इज टी बाय 4, टी बाय 2 है ये, और ये 3t बाय 4। ये आई वर्सेस टी ग्राफ है। ये कह रहे हैं कि ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? ईएमएफ वर्सेस टाइम, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन में सेम ग्राफ है लेकिन ऐसा बना रखा है। सी ग्राफ ऐसा है। डी ग्राफ है सर। ऑप्शन डी। डी बनेगा सर। डी बनेगा, ओके। टी भी लिखा हुआ है, टी भी लिखना चाहिए यहाँ पे, तो टी लिखा हुआ है ये। बताओ बाकी लोग, सही है? डी ऑप्शन होगा, कुछ और होगा? डी होगा सर। डी होगा, ओके। माइनस एल डी आई बाई डी टी है, तो यानी ये स्लोप है इसका, और यहाँ माइनस साइन के साथ है तो उल्टा हो जाएगा, तो यह स्लोप पॉजिटिव है तो ये माइनस का ग्राफ बनेगा, और कांस्टेंट स्लोप है तो कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे जो है स्लोप कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है, तो ईएमएफ आपका नेगेटिव आएगा और कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, नॉट स्लोप जीरो है इनफैक्ट, तो आपका ईएमएफ भी जीरो आएगा। यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट और नेगेटिव है,
तो EMF विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ओके, तो अगर मान लो हमें ये डी ऑप्शन ना दिया होता, देन हम क्या चूज करते सी होता। फिर हम सी चूज करते हैं। सी ऑप्शन। तो ऐसा होता है पेपरों में कई बार कि माइनस साइन को कंसिडर नहीं करा जाता और ऑप्शन आपको ऐसे दे देते हैं, तो फिर हम सी को ले लेंगे, ठीक है। सर एक बार ये वाली चीज बताइएगा, नहीं होता तो सी को लेते हैं। भाई आपने माइनस साइन लगाया तो आपने बोला स्लोप पॉजिटिव है तो ई नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव है तो ई पॉजिटिव। लेकिन मान लो माइनस साइन को कंसिडर ना करूं, मैग्नीट्यूड को कंसिडर करूं, तो मैं क्या लिखूंगा, डी आई बाई डी टी। तो मैं क्या लिखूंगा, स्लोप कांस्टेंट है यहाँ पर, यस सर। तो ग्राफ आपका ये कांस्टेंट बन गया। उसके बाद यहाँ स्लोप जीरो हो गया तो ग्राफ जीरो हो गया। यस सर। उसके बाद स्लोप नेगेटिव हो गया तो ग्राफ नेगेटिव, कांस्टेंट हो गया फिर दोबारा, तो मैं इसको ले लेता। तो ये भी एक ऑप्शन, साइन मैटर नहीं करेगा। हाँ फिर साइन मैटर नहीं करता मैं, ठीक है। ओके सर। बट यहाँ पे डी दिया है तो डी लेंगे, ठीक है। किसी और को डाउट तो नहीं है इसमें, ये क्लियर है। सर साइन मैटर नहीं करता तो फिर ए बी क्यों नहीं हो सकते? ए बी में यहाँ पे आप देखो स्लोप आपका बढ़ रहा है, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी तो ये ग्राफ होगा। ईएमएफ है ना आपका, ये ईएमएफ बढ़ने का मतलब डी आई बाई डी टी बढ़ना चाहिए। डी आई बाई डी टी कब बढ़ सकता है, स्लोप बढ़ने का मतलब क्या होता है, स्लोप कब बढ़ता है, स्लोप ऐसे बढ़ता है जब ग्राफ ऐसे हो, यस सर। है ना। ये बढ़ता हुआ स्लोप है, ये आपका कांस्टेंट स्लोप है, यस सर। और ये घटता हुआ स्लोप है। तो यहाँ पे जो केस है ये वाला है, कांस्टेंट स्लोप वाला, यस सर। इसलिए ऐसा कांस्टेंट स्लोप बनेगा, ठीक है। यस सर। ओके, सर अगर सी और डी भी वैसे ही बनाए होते जैसे वो नीचे बना रखे हैं, फिर तो कोई भी नहीं आता फिर तो आंसर। यस सर, अगर डी नहीं दिया होता तब ना। अगर क्या होता, सी और डी भी ऐसे बनाए थे ट्राइंगल टाइप का। सर सी और डी भी स्क्वायर टाइप के, मतलब स्लोप कांस्टेंट वाला। सी और डी बोल रहे हो या ए और बी, ए और सी और ए और बी भी सी और डी की तरह ही बनाए होते थे। हाँ तो फिर तो हम देखते, फिर तो डी मतलब डी सही था, इसमें कुछ और। सर मतलब अगर डी नहीं दिया होता तब तो फिर कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते थे ना। हाँ फिर तो डिफिकल्ट हो जाता, देखना पड़ेगा बिल्कुल एग्जैक्ट कौन सा एग्जैक्ट ग्राफ, तो ये बनेगा ये वाला। यस सर। अब उससे फिर अगर ये सही नहीं है तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा, वो सी होगा, है ना। तो ऐसा कुछ होगा। सर कुछ भी हो सर, सेम कोऑर्डिनेट में नहीं आ सकता ईएमएफ इस केस में। हाँ लेकिन फिर भी अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा होता, सी ऑप्शन मान लो ऐसा होता, ऐसा कुछ होता कि सी ऑप्शन इज समथिंग लाइक दिस, और फिर डी ऑप्शन आपका मान लो ये होता, तब क्या लिखते हैं, डी होता। तब हमें डी कंसिडर करना पड़ता ना फिर उसका मतलब कि ये तब भी आप साइन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यस सर। ऐसा भी होता है पेपरों में, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ऐसा हो जाता है पेपरों में, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे डी भी आ जाएगा अगर हम मॉड ले लेंगे। कंडीशन भी तो आ रही है सर, पहले बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट है फिर बढ़ रहा है। पहले क्या बढ़ रहा है, सर जैसे ग्राफ में दिया हुआ है ना वैसे आई में वैसे करंट हो रहा है सही से। करंट बढ़ रहा है ना आपका यहाँ पर, सर डी में वो अच्छे से दिया हुआ है वो चीज। ठीक है। हाँ तो ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा फिर उसको चूज करेंगे अगर चारों हैं तो। अच्छा जैसे एक और ग्राफ देते हैं आपको, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया है उन्होंने, ये आई वर्सेस दोबारा टाइम का ग्राफ है, अब की बार ये ऐसा ग्राफ है। तो क्वेश्चन वही है कि फिर दोबारा कैसा ग्राफ बनेगा। ए ऑप्शन है आपके पास, कई लोगों ने बना भी दिया होगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, या फिर ऐसा बनेगा। डी 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 ऑप्शन, ओके यस सर डी। यस सर। ठीक है, तो डी ऑप्शन बनेगा। ओके तो आई होप। ए वाला भी हो सकता था क्या? नहीं ए नहीं हो सकता ना, ए ईएमएफ है, सॉरी
क्योंकि यहाँ पे स्लोप दिख रहा है आपको, स्लोप स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट स्लोप है ना, इंक्रीज नहीं हो रहा है ये। तो ग्राफ आपका जो बनेगा ईएमएफ का वो कांस्टेंट बनेगा, तो या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। सर ये वाला इंक्रीज में नहीं आएगा, कांस्टेंट में आएगा। स्लोप स्लोप Yes. भाई ये सब आपकी ये लाइन है, इसका स्लोप कांस्टेंट मानते हो ना आप लोग। इसका जब टेन थीटा निकालते हो तो कांस्टेंट आएगा ना हमेशा, थीटा ये बराबर होंगे आपके, तो टेन थीटा सेम आएगा आपका। लेकिन अगर मान लो आपका ग्राफ ऐसा होता, अब आप टेन थीटा निकालो यहाँ पे और यहाँ पे, तो थीटा क्या होगा आपका, बढ़ रहा है, Yes, sir. तो स्लोप बढ़ रहा है, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज कर रहा है। सर मतलब वैसे ग्राफ वैल्यू इंक्रीज हो रही है बट स्लोप कांस्टेंट है। वैल्यू इंक्रीज हो रही है बट स्लोप कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी आ जाएगा, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन है। ये स्लोप का नहीं है वैसे क्वेश्चन है, ये है कि दो इंडक्टर आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और इनसे ये करंट ऐसा है। टू इंडक्टर L1 एंड L2 आर कनेक्टेड, L1 एंड L2 लिखा भी हुआ है यहाँ पे डायग्राम में, आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड अ टाइम वेरिंग करंट फ्लोज एज शोन इन द फिगर, देन रेशियो ऑफ I1 upon I2 at any time is A option, B option, B. C option, D option। बी, अच्छा बाकी लोग भी सोच लो तब तक। यस सर बी होगा। बी होगा, कैसे होगा बी? सर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, I1 into L1 is equal to I2 multiply I2, वहाँ आ जाएगा I2 by L1। नहीं, E इक्वल टू आई L1 थोड़ी होता है, E तो इक्वल मैंने टू तो क्या सॉरी होता लगा है? दिया। हाँ मुझे पता है तुम लोग ये कर रहे हो सब, हम भी यही करते थे अपने टाइम पे। सर गलत है क्या? मैंने क्या करोगे आप, ये कह रहे हैं कि L1 I1 इक्वल टू L2 I2 ऐसे बोल रहे हैं, आप भी ये बोल रहे हो? नहीं सर, मैं ये नहीं सर, इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगा ऐसे बोल रहा हूँ, I1 अपॉन I2। कैसे पता हमें इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा? सर EMF होता है माइनस एल डी आई बाई डी डी, सर हम डी ठीक है, आई हो सर डी आई हो जाएगा ई डी टी बाई एल। EMF पैरेलल में दोनों का सेम होगा और किसी एक टाइम पे कंसीडर कर रहे हैं, तो ई डी टी तो कैंसिल हो जाएगा और करंट आ जाएगा इन 1/L I1, और I2 हो जाएगा 1/L2, तो I1 अपॉन I2 हो जाएगा L1 अपॉन सॉरी L2 अपॉन L1। ओके ठीक है, करेक्ट है। ऐसे कर सकते हैं इसको कि माइनस एल E1 आपका, ये मान लो E1 हुआ, तो E1 इक्वल टू E2 है आपका, तो L1 DI1 इक्वल टू L2 DI2 बाई DT, ये होगा आपका, है ना। यस सर। अब यहाँ पे अगर दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लूँ इसे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यू विल गेट माइनस LI1 इक्वल टू माइनस L2I2, तो यहाँ से सोच सकते हो। यस तो आंसर क्या आएगा हमारा, I1 बाई I2 इक्वल टू L2 अपॉन में L1। L2 अपॉन में L1, यानी कि B, तो यहाँ पे B दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो गलत था जो ये सोच रहे थे, ये नहीं होगा, यहाँ से करना पड़ेगा।
यस सर। यस ओके, तो दिस इज करेक्ट सॉल्यूशन। किसी को डाउट? E1 इज इक्वल टू E2 कैसे? पैरेलल में ना ईएमएफ बराबर होगा ना, इसका जो ईएमएफ होगा और इसका जो ईएमएफ होगा पैरेलल में बराबर होंगे ना दोनों आपस में। ठीक है, और डाउट किसी को इसमें? ये इंटीग्रेट करके आया। ठीक है। अब आगे पूछेगा तो आगे जाके एनर्जी का रेशो पूछ सकता है, दोनों में क्या होगा। तो हाफ एल आई स्क्वायर होती है एनर्जी, तो आप रेशो मेरे ख्याल से निकाल सकते हो ना, हाफ L1 I1 का स्क्वायर बाय हाफ L2 I2 का स्क्वायर। तो आप I1 I2 का रेशो निकाल चुके हो ऑलरेडी, तो यहाँ से आप L के टर्म में निकाल सकते हो क्या आंसर आएगा, है ना। तो वो भी पूछ सकता है फ्यूचर में, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन, आगे चलें। सर अभी क्या बोल रहे थे, रिपीट करेगा? मैंने क्या बोल रहे थे? मैंने कहा कि फ्यूचर में ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग, पढ़ाई ध्यान से करेंगे सब लोग फ्यूचर में। सर ये क्वेश्चन क्या बता रहे थे आप? क्वेश्चन का पता है, मैं तो ये बोला पढ़ाई ध्यान से करनी, ध्यान फ्यूचर में। इधर ये नीचे वाला। अच्छा, मैंने ये बोला था कि एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ LI स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी पहले इंडक्टर में, उसको लिखेंगे हाफ L1 I1 का स्क्वायर, सॉरी I1 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हाफ L2 I2 का स्क्वायर। तो अगर आपका इनका रेशो पूछेगा तो आप I1 I2 का रेशो तो निकाल ही चुके ऑलरेडी है, तो यहाँ पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, L2 का स्क्वायर अपॉन L1 का स्क्वायर, इसकी जगह पे I1 बाई I2 की जगह पे, और ये L1 L2 ऑलरेडी है, तो इसे सॉल्व करके ये रेशो आ जाएगा, है ना। तो मीन्स हम एनर्जी का रेशो भी निकाल सकते हैं अगर हमसे पूछेगा। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा चलो। सर ये भी तो सेम ही आ रहा है। सेम आ रहा है L2 बाई L1? यस सर। अच्छा बढ़िया है। हाँ सेम आ रहा है। आई के रेशो में आएगा ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल आई के रेशो में आएगा कि दोनों का ईएमएफ बराबर है, तो वर्क डन जो आपका होता है एक्चुअली E इंटू आई होगा। अब ईएमएफ दोनों का बराबर आएगा तो I1 I2 का जो रेशो आएगा वही आपका वर्क डन का रेशो आएगा, तो इसलिए सेम आ रहा है ना। चलो ये बढ़िया डिस्कशन, मैंने तो ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, गुड। चलो अब आगे चलते हैं। तो लास्ट टाइम पे हमने जो है सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था, तो मैंने कहा था जब सेल्फ मैंने कोई किसी का फ्लक्स चेंज होता है तो उसको बैक वो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, और वहां से जो है मैंने फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स से ईएमएफ चेंज होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये सेल्फ है, अपने में ही फ्लक्स चेंज हो रहा है, अपने में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब किसी और कॉइल में फ्लक्स चेंज हो और उसके कारण मेरे पे जो है, या कॉइल और कॉइल में करंट चेंज हो। मान लो कॉइल यहाँ पे रखी है, इसमें करंट चेंज हो, तो इसका जो फ्लक्स होगा जो बाहर निकल रहा होगा, मान लो किसी और कॉइल से लिंक है, ये फर्स्ट कॉइल है और ये मान लो सेकंड कॉइल है, इसको बोलते हैं प्राइमरी और इसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो मान लो मैं प्राइमरी में करंट चेंज करूं तो प्राइमरी का फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो जो फ्लक्स सेकंड कॉइल से लिंक होगा, इसका फ्लक्स लिंक मतलब जो इससे पास हो रहा होगा वो फ्लक्स चेंज होगा। तो जब ये फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल से तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। यस सर, है ना। तो उसे हम बोलेंगे कि वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, तो उसे म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं इस फिनोमिना को। तो यहाँ म्यूचुअल है, वहां पे अपना जो है सेल्फ था। तो कैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे? जब आप आई प्राइमरी को चेंज करोगे तो फाई चेंज होगा, जो सेकेंडरी से फ्लक्स होगा, तो इट विल प्रोड्यूस ईएमएफ इन किसमें, प्राइमरी में सेकेंडरी में, किसमें, प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी में। प्राइमरी में करोगे तो फिर म्यूचुअल इंडक्शन हो गया ना अपना फ्लक्स। सेकेंडरी में जो चेंज होगा
सेकेंडरी में जो फ्लक्स होगा तो इट विल प्रोड्यूस, क्या लिख दिया हमने, प्रोड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। समझे? तो जब करंट आप इसका चेंज कर रहे हो तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इसका फ्लक्स अगर इस लूप से पास हो रहा है तो इस लूप का ही फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी वाले का। तो सेकेंडरी वाले का अगर फ्लक्स चेंज होगा डी फाई बाई डी टी आएगा तो ईएमएफ भी आ जाएगा। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी सेकेंडरी में? डी फाई सेकेंडरी बाई डी टी, ये लिखेंगे हम माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो दिस इज द ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। तो ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज डी फाई बाई डी टी, तो पता ही है इतना तो। यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ पे हमने वहां पे क्या यूज किया था, इसकी जगह पे हमने लिखा था डी फाई बाई डी टी को लिखा था माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखा था। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एम डी आई बाई डी टी, बट आई किसका? प्राइमरी। आई प्राइमरी का, है ना। तो डी फाई बाई डी टी जो होगा वो माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो जब आई में जब चेंज होगा तो या फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इन सेकेंडरी कॉइल। ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी एक डेफिनेशन ये है, दूसरी डेफिनेशन भी आएगी। म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस बोलते हैं। उससे पहले म्यूचुअल इंडक्शन की एक बार डेफिनेशन लिख दें क्या चीज़ है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल इसको मिटा देते हैं तो आप समझ ही गए होगा। प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स यार, एसी किसके स्कूल में आ रहा है? अभी कौन बोल रहा था एसी आ रहा है उनके? तो मेरे में। तो आपका स्कूल कब से स्टार्ट हुआ था? अप्रैल से हो गया था क्लासेस वगैरह शुरू? ये सब फर्स्ट अप्रैल से हो गया था। बड़ा फास्ट चल रहा है तुम्हारा, तो मेरे को लग रहा है खत्म ही कर देंगे एक आध महीने में तो। सर कर देंगे वो। मैं तो आज भी आया था इसी सर। आज भी आया था? यस सर, फर्स्ट टेस्ट आया था। चलो सर, लेकिन एसी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है जो एनसीईआरटी के हिसाब से देखे तो। सर इजी है एसी। इजी लगा? इजी लगा? अच्छा चलो, अच्छी बात है फिर तो। मतलब बहुत बड़ा नहीं है। एसी रिलेटिवली छोटा चैप्टर है, लेकिन मैंने ऐसा मान के चलो जैसे 11th क्लास में ग्रेविटेशन था उस तरह का है लगभग। छोटी छोटी कई सारी चीजें हैं और ओवरऑल भी छोटे चैप्टर है। ठीक है, लेकिन थोड़ा आईआईटी वाले जो है एडवांस वालों को थोड़ा समझना पड़ेगा। और अभी मेडिकल में देखेंगे कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है उससे, लेकिन बोर्ड में ज्यादा नहीं आता। हाँ जी सर, जैसे जो सेमीकंडक्टर्स है वो एडवांस में नहीं है, पर अगर एसी के क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि हमने एसी को ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी बना लिया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या? नहीं आता, आईआईटी में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। ओके सर। आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं देते कि आप रेक्टिफायर का यूज करना पड़े आपको या जेनर डायोड वगैरह लगा दें, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। It is the property of two coil by virtue of which each opposes any change in the strength of current flowing through the other. By developing an opposing EMF। तो एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि कॉइल जो है अगर उससे फ्लक्स चेंज आप करते हो तो वो एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करती है। जब बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी तो अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी ये वाली कॉइल, तो इस वाले फ्लक्स को अपोज करेगी इंक्रीज करने से। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी हुई म्यूचुअल इंडक्शन की या इंडक्टेंस की। सर हाँ जी सर, यहाँ पे म्यूचुअल है तो खाली सर सिर्फ फर्स्ट में चेंज करने पे सेकंड के फ्लक्स में चेंज आएगा, सेकंड के चेंज करने में फर्स्ट वाले में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा, दोनों सेकंड का फर्स्ट में भी हो सकता है। अभी हम जो देख रहे हैं फर्स्ट का इफेक्ट सेकंड में देख रहे हैं, मतलब वाइस वर्सा भी हो सकता है। वाइस वर्सा भी हो सकता है बिल्कुल। ये जो एक्चुअली एम है ना, इसको M12 और M21 से लिखेंगे अभी आगे, सेकंड का फर्स्ट पे, फर्स्ट का सेकंड पे। तभी तो म्यूचुअल है।
हाँ तभी म्यूचुअल है, हालांकि दोनों बराबर आते हैं, M12 इक्वल टू M21 आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है दोनों के कारण आपस में हो सकता है। ठीक है, यस सर। सर एम क्या है यहाँ पे? M को हम बोलेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्टेंस या इंडक्शन। फिट कर दीजिएगा। सभी इसको ऐसे बोल सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल दीजिए। सॉरी क्या बोल रहे हो सोमिल? सर मैं कहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो एक वो है ना, माने फिनोमिना है, वो कोई कोफिशिएंट नहीं है। सब इंडक्शन हो जाता है ना, इंडक्शन और ये इंडक्टेंस दोनों एक ही चीज है, इंडक्शन इंडक्टेंस और इंडक्शन एक ही चीज है। तो एक बार लास्ट स्लाइड करिएगा। यस सर, हो गया। ठीक है, इसकी यूनिट क्या आएगी M की? L की यूनिट क्या थी? वेबर पर एम्पीयर। क्या बोलते थे उसे हम, वैसे नाम क्या था यहाँ पे? हेनरी था उसका। हेनरी। तो यहाँ भी हेनरी आएगी क्योंकि ये EMF है और ये di/dt है, तो जो रेशो आएगा वो हेनरी में आएगा, तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट होगी दैट आल्सो विल बी हेनरी, तो इसकी यूनिट भी हेनरी होती है। ठीक है, और सर उधर दूसरी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर थी, तो यहाँ पर दूसरी क्या होगी? हाँ वो तो सेम होगी, सेम होंगी सारी, तो अब निकाल लो ना यहाँ से, ये वोल्ट है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, तो वो तो रहेगी रहेगी, लेकिन यूजुअली हम लिखते नहीं है यहाँ पे वोल्ट सेकंड वगैरह ना, वो आप हेनरी देखोगे जब क्वेश्चन करोगे तो, या और कोई यूनिट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे दूसरी डेफिनेशन, एक तो डेफिनेशन ये है इसकी, या फिर डेफिनेशन आप बना लोगे अब। यस सर। तो M की डेफिनेशन क्या होगी? M इक्वल टू E हो जाएगा जब di/dt कितना हो? 1 हो। तो क्या बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा इज इक्वल टू द EMF produced in the secondary coil when rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second। लिख लोगे या लिखूं, मैंने बना लोगे, लिखाऊं? यस सर, बना। यस सर। अच्छा सब लोग कर सर लोगे ना? शॉर्ट में लिख दिया M इक्वल्स टू E when di/dt इक्वल्स टू 1। हाँ बस इसमें ध्यान रखना, प्राइमरी सेकेंडरी का ध्यान रखना बस, कि किसमें करंट चेंज हो रहा है किसमें क्या हो रहा है। ठीक है, यस सर। अच्छा सेकंड डेफिनेशन हमने वहां पे बनाई थी एक और, तो क्या बनेगी यहाँ पे? फाई इक्वल टू MI। अब फाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेकेंडरी या प्राइमरी? सेकेंडरी। और I क्या लिखेंगे? प्राइमरी। प्राइमरी। तो एक डेफिनेशन ये आ गई आपकी, it is equal to the flux in the, it is numerically equal to the flux in the secondary coil when current in the primary coil is unity, ये 1 ampere। यस। तो आई थिंक ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे है ना, उसकी डेफिनेशन हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको आइडिया होगा वहां से एल की डेफिनेशन से। ठीक, यस सर। यस सर। ओके अब आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल। सॉल्व एग्जांपल क्या, मतलब कॉमन क्वेश्चन है, सब जगह ही आता है ये। अगले पेज पे करते हैं। अच्छा डेरिवेशन है, मतलब एक तरह का, ये आपकी एक बड़ी कॉइल है और एक इसके सेंटर मैंने कोसेंट्रिक एक छोटी कॉइल है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R1 है। टू कॉइल ऑफ one of smaller radii R1 and other the very large radii R2 are placed coaxially with center coinciding. Obtain the mutual inductance of the arrangement। मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट बताने का मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है। M का वैल्यू कितना होगा? तो दो डेफिनेशन आपके पास, आई थिंक
ये वाली डेफिनेशन इजी है यूज करना यहाँ पे, सेकंड वाली। तो देखो इसमें एक में करंट फ्लो कराओ, दूसरे का फ्लक्स चेक करो, तो वहां से निकाल पाओगे आप। सर टर्न्स भी कंसिडर करना है, एक में N1 टर्न है, एक में N2? नहीं, सिंगल टर्न है। डन सर। डन, ओके। बाकी लोग भी कर लो ये डन सर। इसमें करंट फ्लो किस में कराएंगे तो इजी होगा क्वेश्चन? बाहर वाली में? अंदर वाली में कराया है। अंदर वाली में कराया, ओके। मैंने बाहर वाले में कराया। बाहर वाली में अगर करंट फ्लो कराए तो सेंटर फ्लक्स कम कितना कर होगा? देता है। सेंटर पे जो फ्लक्स होगा कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r2। है ना, तो इसको हम प्राइमरी मान लेते हैं, इसको सेकेंडरी मान लेते हैं। तो अगर मैं करंट फ्लो कराऊं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब यहाँ पे r का वैल्यू जो है R2 आएगा सेंटर पे करेंगे तो, ठीक है। तो ये फाई आ गया किस में? फाई आया इन द सेकेंडरी, और ये करंट किस में था हमारा? प्राइमरी। इज इट करेक्ट? यस सर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स नहीं आया तो अभी, बाहर वाले में करवाया। ये मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, करंट हमने जो फ्लो करके मैं सेंटर पे पता है ना उसका कितना होगा वैल्यू। ये बी आया अभी। अगर आप यहाँ पे करंट फ्लो करते हो तो आपको पता है यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हमने करंट बाहर वाले फ्लो कराया, राइट? यस सर। ठीक है, तो निकालो फिर आंसर क्या आएगा फाइनली। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड आया, अब डेफिनेशन क्या बोलती है आपकी सर डेफिनेशन है? न्यू नॉट पाई आर टू, सॉरी सर, न्यू नॉट पाई R1²/2r2। करेक्ट, एग्जैक्ट। सबका आंसर ये आ रहा है। Yes. यही आंसर आ रहा है, ओके। देखो बाकी लोग भी, ये फॉर्मूला है m = 5/I। सर नीचे R2 आएगा। नीचे R2 आएगा, यस, है ना, 5/I। सर हम उल्टा करते हैं, हम प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड चेंज कर लेते हैं तो। ओके, उस पे अगर हम उल्टा करते तो क्या होता फिर? फिर जो है यहाँ पे R2 आ जाता है। इसमें अगर हम करते हैं तो करंट हमारा फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता। मान लो सर R2 डिस्टेंस पे छोटे वाले कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालना पड़ता। अब छोटे वाले की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ता आपको अलग अलग जगह पे, ऐसा बनता ना इसका फ्लक्स। यस सर। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता ना यहाँ पे निकालने का, आई थिंक, है ना। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो फिर जाएगा। वैसे निकालते कैसे? नहीं, निकाल ही नहीं पाएंगे मेरे को लगता है यहाँ पे, हमारे सिलेबस से बाहर की चीज हो जाएगी फिर वो। अगर 1 को सर प्राइमरी लेंगे तो? हाँ, अगर 1 को हम प्राइमरी लेंगे तो उसका जो फ्लक्स बनेगा, तो अगर मान लो मैं ऐसे करंट फ्लो कराता हूँ तो फ्लक्स आपका बनेगा ऐसे। अब आपने जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है वो सेंटर वो पढ़ा है आपने केवल, या फिर एक्सियल लाइन पे पढ़ा है आपने? यहाँ पे तो पढ़ा ही नहीं इसका कि फील्ड कितना होता है। यस। तो ये आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो हमें यही करना पड़ेगा, बाहर वाले पे करंट फ्लो करा के निकालना पड़ेगा। हो गया सर, डन, ओके। तो सबका आंसर आ रहा है ये? यस सर। ओके। तो एक्चुअली जो वैल्यू आती है ना, ये M12 और 21 की सेम आती है। मैंने अगर यहाँ पे तो प्रूव नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन ये बाय डेफिनेशन जो है M21 और 12 बराबर होते हैं। तो अगर उसने ये भी बोल दिया ना, मान लो कि मैं करंट यहाँ फ्लो करा रहा हूँ
बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, तब भी हम बाहर वाले का मान के सॉल्व कर लेंगे। माने हम वो सॉल्व करेंगे जो हम कर सकते हैं, आंसर दोनों सेम आते हैं तो हम वही करेंगे जो हम कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपके होमवर्क के लिए है। इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर लूप दे दिया इसने इस बार, कि ये कैपिटल एल का लूप है स्क्वायर, और इसके सेंटर पे स्मॉल एल का लूप रखा हुआ है, ये भी स्क्वायर है। तो अब ये कह रहा है कि दे आर कोप्लेनर सेंटर कोइंसाइड म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इज प्रोपोर्शनल टू। अभी ट्राई करोगे, घर से करोगे? सर आप बता दो कब करना है। घर से ट्राई करना है इसको। आपको पता है सेंटर पे कैसे निकालोगे इसके, मैंने बाहर करंट फ्लो कराओगे इसमें? यस सर। ठीक है, और फिर सेंटर पे निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? स्ट्रेट वायर वाला। स्ट्रेट वायर, फाइनाइट वायर, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 वाला। मल्टीप्लाई 4 करने बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, 4 वायर के कारण यहाँ पे निकालोगे, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू जो भी आएगी 45 डिग्री है, जो भी आएगा, ठीक है। तो वो सब करना पड़ेगा। तो एक बार ट्राई करना सब लोग, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर ये आएगा। तो अभी करना है? नहीं, घर से ट्राई करना सब लोग, ठीक है। ओके यस सर। तो इससे आपका वो भी रिवाइज हो जाएगा ना, जब आपने पढ़ा, पीछे फॉर्मूले पढ़े थे आपने, तो एक बार प्रैक्टिस हो सर। जाएगी। ओके, चलिए अब एक और डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग। अगर हमारी दो सोलेनॉइड जो हैं एक ही एक्सिस पे वाइंड करी जाएं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आता है एम, उसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो दो सोलेनॉइड है मान लो, एक बड़ी मान लो और एक छोटी सोलेनॉइड। तो अब यहाँ पे M12 या M21 दोनों निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम कौन सा निकालेंगे जो हम पॉसिबल होगा मान लीजिए। अब मान लो इसके अंदर एक और सोलेनॉइड है, दोनों का अपना अपना रेडियाई है, दोनों के अपने अपने N1 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, और हमें M का वैल्यू निकालना है। सर ये एक साथ कैसे, मतलब एक ही उस पे वाइंड हुए हैं? हाँ, इनका एक एक्सिस होगा ना, तो उसमें एक्सिस में मान लो आयरन कोर है या कुछ भी है, तो उसमें ये वाइंड किए गए हैं एक ही उसमें। नंबर ऑफ टर्न्स को कंसीडर करेंगे। हाँ, तो निकालते हैं, चलो अभी साथ में निकालते हैं। चल इंडक्टेंस सर N1 किसका N2 किसका? बाहर वाले को मान लो, कुछ भी मान लो हम बाहर वाले को 2 मान लेते हैं और अंदर वाले को 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, ये डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम लोग अब। राइट, तो फॉर्मूला तो हमारा वही है, फाई इक्वल टू मींस फाई वी कैन से इन, इसमें किसमें करंट किसमें फ्लो कराना चाहिए हमें? बाहर वाली में, क्योंकि हमें सेंटर में निकालना इजी होता है। तो करंट हमें 2 माने फ्लो कराना चाहिए बाहर वाली में, तो हमें लिखना चाहिए यहाँ पे MI2 और ये होना चाहिए फिर 1। तो फ्लक्स इन 1 में निकालना है हमें, करंट इन 2। ये बात समझ में नहीं सबको? ये इजी होगा मान लें। यस सर। राइट, तो अगर मैं बाहर वाले में करंट फ्लो कराता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सेंटर पे? म्यू नॉट NI होता है। तो जो B होगा दैट विल बी इक्वल टू B एट सेंटर जो होगा म्यू नॉट N, करंट किससे फ्लो हो रहा है 2 में, तो N2 इंटू I2 ये लिखूंगा मैं। यस सर। ठीक है, अब मुझे फ्लक्स लिखना है इन कॉइल नंबर 1। तो फ्लक्स 1 में कितना आएगा? B इंटू, सर ये किस में निकाला है हमने? ये हमने सेंटर पे निकाला है फ्लक्स। सेंटर मतलब जो इसका सेंटर होगा, जो पूरे का सेंटर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा? ओके सर।
ये होगा ये आया। अब मान लो मुझे फाई वन निकालना है, फाई वन मतलब फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट कॉइल निकालना है, तो क्या लिखूं मैं? BC इंटू एरिया एरिया, किसका एरिया एरिया? फर्स्ट वाले इंटू एन एल कैपिटल एन कैपिटल N, क्या 1 या 2? 1 का। देखो ये फ्लक्स है और ये नंबर ऑफ टर्न्स है, यही आएगा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। ओके, देख लो पक्का, बाद में पूछना फिर। नहीं सर। ओके, तो BC अगर हम निकालें सेंटर पे, तो BC हमारा आ जाएगा म्यू नॉट N2 इंटू I2 इंटू पाई R1 का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन, टोटल नंबर ऑफ टर्न अगर लिखेंगे तो N1 इंटू L कर सकते हैं हम, है ना, इसकी जो लेंथ होगी। ठीक है, यस यस सर। ओके। अब मुझे करना है इसे डिवाइड, किससे करना है मुझे डिवाइड? फाई वन बाय I2 करना है, तो I2 से डिवाइड करूंगा अगर मैं, क्या आएगा ये? फाई वन अपॉन I2 आ जाएगा म्यू नॉट N2 N1 म्यू नॉट N2 N1 N2 N1 इंटू L 1 मान लेते हैं, इंटू पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, इसको मैं एरिया भी लिख सकता हूँ, यस सर। एरिया भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे लेंथ एक्चुअली दोनों की हम सेम ही लेंगे अगर, तो ये हमारा जो है ऐसे बन जाएगा म्यू नॉट N1 बाय L इंटू N2 बाय L इंटू L इंटू एरिया, तो ये म्यू नॉट N1 N2 एरिया बाय L, तो ऐसा फॉर्मूला लिखा है किताबों में, है ना। तो ये क्या आ गया हमारा? 5/I आया, 5/I मतलब M आया, तो ये M12 या M21 है, तो M हमारा जो आया वो ये आया म्यू नॉट N1 N2 एरिया बाय L। ये क्लियर हुआ सबको? यस यस सर। ओके, तो यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है, यहाँ पे एरिया कौन सा लेंगे हम? जिसके थ्रू फ्लक्स निकाल रहे हैं इनर वाले का ही लेंगे, है ना। अगर आप उल्टा करंट भी फ्लो कराओगे तब भी आपको इनर वाला ही लेना है, मतलब फाइनल जो आंसर आएगा उसमें ये एरिया इनर वाला आएगा, छोटे वाले का एरिया लेना है, इनर सोलिनॉइड। तो बाकी ये तो सिमेट्रिक है, N1 N2 तो सिमेट्री है, ये भी सही है। L आपका जो होगा वो, L अगर मान लो अलग अलग है दोनों का, तो फिर L क्या लेंगे हम? कॉमन लेंथ ले लेंगे, प्राइमरी वाला लेंगे तो। हाँ जो कॉमन होगी मतलब जो कम होगी, यस वाइल शॉर्ट पड़ेगी जो। ठीक है, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखो अंदर वाले में करंट फ्लो कराओगे ना, तो हम ये मानते हैं कि सोलिनॉइड के बाहर करंट जीरो होता है। यस अभी देखो तो करके देखते हैं, पहले इतना समझ में आया सबको? समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो अगर हम मान लो अंदर वाले में करंट फ्लो कराते हैं ऐसे, और ये बाहर वाला है, तो मान लो इस बार हम इसको प्राइमरी मान लेते हैं और ये सेकेंडरी है, तो अब हम क्या लिखते हैं? अब हम लिखते हैं कि बी इन सेकेंडरी इक्वल टू M टाइम I प्राइमरी, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। यस ठीक है, अब बी इन सेकेंडरी अगर जो फील्ड लोगे आप, तो बी इन सेकेंडरी में क्या लिखोगे? फ्लक्स, सॉरी फाई आएगा यहाँ पे, बी इंटू एरिया इक्वल टू M I प्राइमरी। अब बी जो होगा वो बी कितना होगा? करंट आपका अंदर वाले फ्लो कर रहा है, अब बी कहाँ पे होगा? इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पे होगा, केवल यहाँ पर, है ना। इस पोर्शन में तो फील्ड जीरो होगा, अगर आपने बड़ी वो लिए सोलिनॉइड, तो हमने पढ़ा था सोलिनॉइड के बाहर जो फील्ड जीरो होता है, तो जो फील्ड है वो केवल इसके अंदर है, तो वैल्यू पहले वैल्यू कितनी आएगी फील्ड की? म्यू नॉट
आई बाय 2r, सॉरी म्यू नॉट आई एन आई आएगी। अब आई कौन सा लेंगे यहाँ पे? प्राइमरी वाला, आई आई प्राइमरी, और एन कौन सा लेंगे? प्राइमरी वाला। प्राइमरी वाला, उसी के फील्ड की बात चल रही है। यस। तो बी तो ये आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? बी आएगा। नो सर। ठीक है, अब एरिया लिखूंगा इनटू एरिया, तो एरिया कौन सा लिखूं? पाई आर वन स्क्वायर या आर टू? मैंने आई प्राइमरी का स्क्वायर है, प्राइमरी सेकेंडरी वाला लिखना पड़ेगा अभी, प्राइमरी। क्योंकि फील्ड तो वहीं पे है, Yes. बाहर तो फील्ड है ही नहीं, तो तब भी मैं ये लिखूंगा। मेरे तो एरिया मेरे को दोनों केस में वही लेना पड़ रहा है, छोटा वाला। इसमें मेरे को छोटा वाला लेना पड़ा था, इसमें छोटा वाला लेना पड़ा था। सर वो आर स्क्वायर होगा, है ना? हाँ, आर स्क्वायर होगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये लेना पड़ेगा, ये फिर आई प्राइमरी कट जाएगा आपका, और वहां से फिर आपका सॉल्व होके आ जाएगा ये। ठीक है, यस सेम चीज आ जाएगी फिर दोबारा n1 n2 करके। यहाँ पे फिर हमने नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप फ्लक्स जब लिखोगे यहाँ पे, तो ये फ्लक्स जो होगा कितने टर्न से पास हो रहा है, तो आपको n2 लेना पड़ेगा या n सेकेंडरी लेना पड़ेगा, तो आपका सेम आ जाएगा रिजल्ट फिर दोबारा। ठीक है, यस सर। इसको आप सॉल्व करो तो म्यू नॉट ये हो जाएगा आपका n प्राइमरी बाय l, n सेकेंडरी तो ऑलरेडी आ चुका है, इनटू एरिया ऑफ द प्राइम, अंदर वाला जो छोटा वाला एरिया वो आ गया, तो सेम आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें देखना पड़ेगा कि फील्ड एक्चुअली है कहाँ पर। तो दोनों M12 और 21 सेम आते हैं, तो इजी जो हमें होता है वो निकाल लेते हैं, राइट? यस सर। ओके, सर फर्स्ट वाले केस में ये इनर का एरिया क्यों लेंगे? फर्स्ट वाले केस में, इस वाले केस में, यस क्योंकि हम लोग फ्लक्स कहाँ चेक कर रहे हैं? हम लोग चेक कर रहे हैं फ्लक्स इन प्राइमरी कोयल कितना है। तो जब प्राइमरी कोयल का हम फ्लक्स चेंज करेंगे तो प्राइमरी कोयल का एरिया लेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड कितना है वहां पे और उसका एरिया कितना है। ओके सर। भाई हमने इसमें करंट फ्लो कराया, इसके कारण यहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ कितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है, हम तो ये चेक कर रहे हैं सेकेंडरी कोयल में। ओके हम क्या कर रहे थे इसमें, हमने प्राइमरी कौन सा माना था हमने? हाँ, हमने 1 2 लिख दिया था, प्राइमरी सेकेंडरी लिखा था। तो हमने इसमें करंट जो फ्लो कराया था बाहर वाले में कराया, तो ये प्राइमरी हो गया था हमारा इस केस में ना। तो प्राइमरी के कारण सेकेंडरी में कितना फ्लक्स है ये हम निकाल रहे थे। तो सेकेंडरी में जब फ्लक्स निकालेंगे तो सेकेंडरी का एरिया लेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, ओके सर। ठीक है, और किसी को डाउट यहाँ पर? नो सर। ओके, अब यहाँ पर एक रिलेशन है बिटवीन L1 L2 और M इन सीरीज, अगर हम निकालें अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे एक्चुअली क्या होता है कि जब दो कॉइल होती है ना आपकी, तो कई बार तो कॉइल एक के अंदर एक है तो फिर आपका पूरे का पूरा फ्लक्स लिंक हो रखा है। लेकिन कई बार कॉइल ऐसे होती हैं, एक कॉइल ऐसे होती है, एक कॉइल ऐसी होती है, L1 और L2, तो थोड़ा बहुत मैंने काफी अच्छा फ्लक्स लिंक इसमें भी लिंक हो जाएगा, काफी अच्छा फ्लक्स। लेकिन कई बार कॉइल ऐसी भी हो सकती है कि जो है ऐसे हो, तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स बहुत पुअरली लिंक होगा आपस में, यस है ना। इसमें थोड़ा होगा, इसमें और बेस्ट होगा। मान लो ऐसा अगर केस हुआ तो वो तो बेस्ट होगा, उससे कम इसमें होगा, और उससे भी कम इसमें होगा फ्लक्स लिंक। तो आपस में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो वेरी करेगा, है ना। सर वर्टिकल हो दोनों, तो दोनों कैसे हों? दोनों वर्टिकल हो पैरेलल में। यस सर। ट्रांसफार्मर में ऐसे होता है। ट्रांसफार्मर में एक्चुअली जो होता है वो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे ना आयरन की वो लगा देते हैं, यस सर, आयरन कोर। और फिर वहां पे आपका ऐसे कॉइल होती हैं, तो आयरन आपको पता है कि आपका जो है पूरा का पूरा फ्लक्स ले लेता है अपने अंदर, तो सारा फ्लक्स यहाँ से यहाँ लिंक हो जाता है। अगर वो ना लगाए तो बहुत पुअर होगा ना। तब तो पुअर हो जाएगा। पुअर तो नहीं होगा पर थोड़ा बहुत होगा, मतलब जितना दूरी पे डिपेंड करेगा, दूरी कितनी है। यस सर, मतलब अगर हमें बेस्ट चूज करना हो तो जो एक्जेली होते हैं दोनों, ये बेस्ट है फर्स्ट केस। यस सर। यहाँ पे सबसे बेस्ट आएगा, उससे कम इसमें आएगा, और सबसे कम इसमें अभी के फैक्टर आएगा के, तो के का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे के का वैल्यू 0 होता है, यहाँ पे हो सकता है 0.5 हो या 0.7 हो।
ऐसा कुछ होगा, है ना, 0.5, 0.7, 0.3। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था, डाउट? नो। तो ये लिंकेज पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्ट्रांग आपस में उनकी लिंकेज करी है। ठीक है, तो इसको देखेंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले हम एक चीज देख रहे थे कि L1 L2 और M में क्या रिलेशन होता है। तो जब दो कॉइल आपने सीरीज में लगाई, तो अभी आपने देखा था कि दोनों का अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, उसके कारण म्यूचुअल सॉरी सेल्फ इंडक्शन होता है, उसके कारण वो बैक ईएमएफ लगाते हैं, वो सब आपने देखा। लेकिन जब दो कॉइल आप सीरीज में लगाओगे तो इसका फ्लक्स चेंज हुआ, तो आप कहते हो इसका करंट चेंज हो रहा है, उसके कारण इसका अपना फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो सही है। ऐसी एक और कॉइल लगी हुई है, उसमें भी करंट चेंज हो रहा है, उसके कारण इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने E1 E2 लिख के सॉल्व किया था। लेकिन जब इसमें करंट चेंज हो रहा है तो उसके कारण इसमें फ्लक्स भी तो चेंज हो रहा है, इसका फ्लक्स भी तो लिंक होगा कुछ आपस में, होगा लिंक आपस में। तो हमने जब पिछला डेरिवेशन किया था L1 L2 वाला, तो हमने केवल क्या माना था, सेल्फ इंडक्शन माना था। हमने म्यूचुअल इंडक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया था। हमने माना था कि कॉइल बहुत दूर दूर हैं तो उनमें आपस में कोई फ्लक्स का रिलेशन नहीं है। लेकिन एक्चुअली जब कॉइल पास पास होंगी तो उनमें क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस है सर। ना। तो एक में अगर आप फ्लक्स चेंज करोगे तो दूसरे को इफेक्ट करेगी वो, अभी हमने कंसिडर नहीं किया तब तक, राइट। तो ओके, तो इसका डेरिवेशन है सीरीज के लिए कि सीरीज में हमारा क्या वैल्यू आना चाहिए इसके लिए। तो सीरीज में अगर आप देखें दोनों को अगर कनेक्ट करें, नॉट सीरीज, हाँ मैंने सीरीज ही मान लो कि आप अगर ऐसे कनेक्ट करें, तो बने एल का जो वैल्यू आता है, एल इफेक्टिव का वैल्यू क्या आना चाहिए। ठीक है, अगर हम एल का कंसिडर करें तो क्या वैल्यू आना चाहिए। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड। ये L1 है मान लो, ये L2 है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट तो दोनों में सेम ही है, आई करंट फ्लो होगा सीरीज में है तो। ठीक है, तो अगर हम मान लो बैक ईएमएफ वगैरह निकालने की कोशिश करें, मान लो हम ईएमएफ निकालें इन कॉइल सपोज 1 में, तो E1 हम क्या लिखते थे, अभी तक लिखते थे -L1 di/dt, ये लिखते थे। यस। ठीक है, अब साथ में क्या आ जाएगा, और -M क्या आएगा, di/2/dt, हालांकि ये सेम ही होगा, I2 मतलब इसमें करंट ये आना चाहिए, यस सर। है ना। तो सेकंड के कारण इसमें इफेक्ट आएगा। ऐसे जब आप E2 लिखोगे तो E2 में क्या लिखना पड़ेगा, L2 di, मैं इसको 1 लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, di/2/dt माइनस M सेम होगा दोनों का, M1 2 1 और 2 1 सेम होते हैं, है ना। तो अगर लिखना चाहो तो 1 2 लिख सकते हो उसे, इसे 2 1 कर लेते हो, बाद में सेम हो जाएंगे दोनों, di/2/dt। तो ये एक्चुअली ईएमएफ होंगे दोनों के, राइट। यस सर। तो ये मिला के आपको दे देंगे E = E1 + E2 विच इज इक्वल टू -L1। सर इसमें भी I2 ही होगा सेकंड केस में भी। इसमें I2 वो नहीं आएगा, I1 आएगा, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि क्रॉस है ना ये, तो क्रॉस में वहां का उसका करंट लेंगे। सही है, बिल्कुल। तो हमारा जो है ये -L1 di/dt आया, माइनस, अब मैं यहाँ पे ना आई को ऐसे करते हैं हम लोग, एक तो M को सेम ले लेते हैं, हालांकि मैं अगले स्टेप में भी कर सकता हूँ लेकिन मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ। आई को सेम ले लेते हैं क्योंकि आई दोनों में सेम है, सीरीज में है दोनों, और M दोनों का सेम ले लेते हैं। तो आई विल राइट दिस एज -L1 di/dt माइनस M di/dt, माइनस M और माइनस M, ये 2M हो जाएगा, है ना, -L di/dt, यही आएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो। यस सर। di/dt को कॉमन ले लेते हैं तो L1 + L2 और +2M ऐसा आ जाएगा, माइनस साइन के साथ। यस सर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अब मैं कंपेयर करूं, अगर जो है एक इसको हम अकेला इंडक्टर बनाना चाहें ऐसा, तो उस केस में क्या लिखता, मैं लिखता E = -L di/dt। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ रही है,
एल इफेक्टिव जो है आपका कितना आ रहा है, L1 प्लस L2 प्लस 2m, यही आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पे एल इफेक्टिव जो आ रहा है आपका वो L1 प्लस L2 प्लस 2, अब तक आपने जो पढ़ा था आपने L1 प्लस L2 लिखा था, लेकिन अब जो आएगा वो आपका L1 प्लस L2 प्लस 2m आएगा, अगर आप m को भी कंसिडर करोगे तो यूजुअली इसका यूज नहीं होता, केवल डेरिवेशन में होता है। क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि म्यूचुअल कंसिडर करना पड़े, लेकिन डेरिवेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, यहाँ पे हमने एक चीज कंसिडर की है कि ये दोनों के साइन सेम लिए हमने। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली कि ये डिपेंड करता है कई बार कि आपकी जो कॉइल है, मान लो एक कॉइल क्लॉकवाइज है और दूसरी कॉइल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो फ्लक्स फिर हो सकता है दोनों का तो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन, या दोनों क्लॉकवाइज हो, ये भी हो सकता है। तो क्या होगा फ्लक्स की एक केस में, इसमें जब फ्लक्स मैंने ऐसा होगा तो दूसरे में भी वो होगा फ्लक्स सेम डायरेक्शन में, और एक केस में फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जब आप करंट चेंज करोगे तो एक में क्या होगा कि एक का जो करंट चेंज होगा दूसरे के फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा होगा, और एक में करंट चेंज होगा दूसरे के फ्लक्स को अपोज कर रहा होगा, माने एक का जो करंट चेंज होगा दूसरे के फ्लक्स को अपोज कर रहा होगा। तो जो म्यूचुअल ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ये सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी वाइंडिंग कैसे हो रखी है ना, क्लॉक दोनों की सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में। इतनी बात समझ, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस है ना, आपका फ्लक्स सपोर्ट भी कर सकता है एक दूसरे को या अपोज भी कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपका जो एम का साइन है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस आ सकता है, राइट? यस सर। तो यहाँ पे भी फिर फाइनली क्या होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। जब दोनों आप ऐड करोगे तो या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, तो फाइनली भी ये प्लस माइनस 2m आ जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले हैं प्लस 2m एंड माइनस 2m। सर अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है तो m तो कैंसिल हो जाएगा। नहीं, कैंसिल नहीं होगा, माइनस वाला आ जाएगा। कैंसिल नहीं होगा, अब देखना। तो अगर कॉइल जो है अपोज करती हैं ईच अदर, तो माइनस 2m आएगा, और अगर वो सपोर्ट करती हैं तो प्लस 2m आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक वो है, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, खैर आपको केवल इतना डेरिवेशन पता होना चाहिए, बस ये आपके लिए सफिशिएंट है। तो न्यूमेरिकल वगैरह ऐसे नहीं आते इसमें, आपको m की जरूरत पड़े ऐसे केस में। राइट, अंडरस्टूड दिस थिंग? यस सर। यस सर। मतलब न्यूमेरिकल में सीधा L1 प्लस L2 लेके ही करते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल में L1 प्लस L2 ही लेना पड़ेगा, राइट? और सर m की वैल्यू गिवन हो तो अब गिवन होगी तो फिर 2m लेना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा भाई प्लस 2m लगाना पड़ेगा। ओके, राइट। अब जो है एक चीज है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन L एंड M, रिलेशन बिटवीन L1 L2 एंड M। जब दो कॉइल आपकी मान लो ऐसे हैं, जैसे हम ट्रांसफार्मर में डिस्कस कर रहे थे, और इनके आपस में फ्लक्स जो है कपल है, इसे कपलिंग बोलते हैं हम लोग कि कपल है, मतलब फ्लक्स लिंक है एक दूसरे से। तो उसके नंबर ऑफ टर्न ये हैं, ये L1 है, ये L2 है। तो अगर मैं phi1 लिखूं तो phi1 जो होगा क्या होगा आपका L1 इंटू I1, ये लिख सकता हूं मैं। phi इक्वल टू Li, सही है? यस ओके, किसी को डाउट तो नहीं है हमें? नो सर। ओके, अच्छा ये फ्लक्स अगर मान लूं कि एक केवल टर्न का है तो नंबर ऑफ टर्न इसमें N1 है, तो इसको N1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, N1 phi1 इक्वल टू ये कर लेते हैं।
सिमिलरली वी कैन राइट N2 phi2 इक्वल टू L2 I2, ये लिख सकते हैं। तो हमने L वाले रिलेशन लिख लिए दोनों, ठीक है जी। अब मान लो मैं M12 लिखूं, M12 क्या लिखूंगा, फाई क्या होता है मेरा, फाई इक्वल टू अच्छा फ्लक्स होता है वो तो वो लेंगे ना V into A। क्या लेंगे, फाई फ्लक्स इक्वल टू B इंटू ए, ये बोल रहे हो। ये तो बेसिक डेफिनेशन है ही, लेकिन मुझे तो एक्चुअली यहाँ पे लिंक रिलेशन निकालना है ना एम और उसमें, तो मैं तो उसकी टर्म में लिख रहा हूँ ना, जो मुझे पता है L1 की टर्म में। ये तो बेसिक डेफिनेशन करेक्ट है, ये तो है ही, ये तो करेक्ट ही होगी। लेकिन मुझे पता है ना कि फाई इक्वल टू Li होता है, फिर मैं उसको डिफरेंशिएट करके वो di/dt निकालता हूँ, ये तो मुझे पता है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे m की टर्म में लिखता हूँ, तो m की टर्म में जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, फ्लक्स इन सेकेंड इक्वल टू M12 into I, ऐसे कोई लिखूंगा। यस सर। है ना, तो ऐसे को लिखना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पे मैंने फ्लक्स इन सेकेंड लिखा, तो एक्चुअली 2-1 होना चाहिए। सर बात तो वही है। हाँ बात वही है, लेकिन फिर भी इसको M1 कर लेते हैं। phi2 जब आप लिखोगे, यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा। phi2 जब आप लिखोगे तो आपका हो जाएगा M2 of 1 I1, ठीक है। यस सर। ओके, अब यहाँ पे फ्लक्स में हम नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। तो एक ये मान लीजिए फ्लक्स जो है वो एक टर्न का माना है फिर हमने, यानी तो ये बनेगा कुल मिला के, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, करेक्ट, अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है phi1 I1 को गायब करना है, मुझे केवल रिलेशन चाहिए M और L में, मुझे बाकी सब हटाने हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, डिवाइड कर देना। यहाँ पे क्या रहा है, N1/L2 क्या रहा है, I1/I नो L1I1/L2I2 ये आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सॉल्व करें अगर, तो N1/N2 क्या आ रहा है हमारा, phi1/phi2 आएगा, phi1/phi2 भी है यहाँ पे। यहाँ पे आएगा phi1/phi2 M12I2 M21I1, ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से तो हमारा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, हम यहाँ से काटेंगे तो I बच जाएगा ना हमारा, I बच जाएगा। यस सर। ऐसे नहीं करते, फिर कुछ और तरीका लगाते हैं, इसको हम ये करते हैं, यहाँ से हम L1 निकालते हैं पहले। N1 phi1/I1 आया ये, और यहाँ से L2 निकाल लो, ये आ गया आपका N2 phi2/I2। अब मैं जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ इनकी, यहाँ से M1 निकाल लेता हूँ, M12 इक्वल टू हो गया N1 phi1/I2, और M21 हो गया N2 phi2/I1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया N1 phi1 N2 phi2 अपॉन I1 I2। अब N1 phi1 तो ये है, N2 phi2 ये है, I1 I2 करेंगे तो यानी ये L1 L2 आ गया, इसको बोल सकता हूँ मैं। और M12 M21 बराबर होते हैं, तो ये M का स्क्वायर हो गया, तो M आपका जो आया वो रूट ऑफ L1 L2 आया कुल मिला के, ठीक। यस सर। हटा देते हैं। तो ये आपका रिलेशन है, एंड दिस रिलेशन इज वैलिड, M इक्वल टू रूट L1 L2 आया है ना, अभी आप लिख लो पहले, ये क्लियर होगा ना सबको। यस सर, डन सर। ओके, तो एक्चुअल जो फार्मूला होता है वो होता है M इक्वल टू K रूट L1 L2। तो K इज 1 व्हेन कपलिंग इज प्रॉपर या 100%, या फ्लक्स लिंक जो आपस में वो है
लिंकेज इज परफेक्ट, है ना, जो ऐसे वाले केस होता है, तो वहाँ पे k इक्वल टू 1 होता है, और k इक्वल टू 0 आपको बताया मैंने भी केस, तो बिल्कुल फ्लक्स जो है लिंक मैंने इसका फ्लक्स तो इधर को हो जाएगा और इसका फ्लक्स होगा इधर को, यानी कि दूरी बहुत ज़्यादा हो गई, तो लगभग k यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशंस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। सर ये के जीरो कैसे, एक बार दोबारा बताइएगा सर। k 0 ऐसे होगा कि मान लो इसका फ्लक्स जो है वो आपस में लिंक ही नहीं कर रहा, दोनों कॉइल या तो बहुत दूर दूर हो जाए या बिल्कुल इम्प्रॉपर वो हो जाए। जैसे मान लो ये इधर इसका फ्लक्स इधर को है, ऐसे निकल रहा फ्लक्स, और आपने एक कॉइल ऐसे बना दी, यहाँ पे बना दिया आपने, उसका फ्लक्स ऐसे जा रहा है मान लो बाहर, तो आपस में फ्लक्स लिंक नहीं होगा ना इनका, समझ रहे हैं आप, ऐसा कुछ अगर केस हो जाए यस सर। तो फ्लक्स लिंक ही नहीं होगा आपस में। तो ऐसे जो केस होते हैं जब परपेंडिकुलर कॉइल आ जाती है आपस में, या बहुत दूर दूर कॉइल है, या आपस में कोई वो नहीं है इनका, तो फिर हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज इज 0। तो अगर प्रॉपर फ्लक्स लिंकेज होगा तो k को 1 लेंगे, नहीं होगा तो फिर 0 लेंगे। तो आपस में फिर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर लिंक नहीं होगा आपस में फ्लक्स, तो अगर फ्लक्स लिंक k 0 हो जाएगा तो m भी 0 हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस खत्म हो जाएगा। तो इस केस में देयर इज न्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, यस सर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ओके, एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। सर हाँ जी। सर अगर हमारा ये वाला केस है कि इक्वल टू 0 वाला, बट यहाँ पे जो दो इंडक्टर्स हैं वो ऐसी हैं लेकिन मतलब कनेक्टेड सीरीज में है वो दोनों, अच्छा, मतलब एक ही वायर से कनेक्टेड है। मतलब ऐसे ऐसे यस सर, लेकिन जो इनके बीच में एंगल है दोनों के बीच में 90 डिग्री है। अच्छा, एंगल 90 है, ओके। फिर यस सर, तो ऐसे केस के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन होगा? देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा या क्या होगा वो यूजुअली हम लोगों को पता नहीं चल पाता, मैंने वैसे तो नहीं होगा अगर ऐसा केस होगा तो, लेकिन अगर होगा एक्चुअली या कितना होगा तो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपस में कितना है उनका, के का वैल्यू कितना है, या मैंने हम निकाल नहीं सकते डायरेक्ट फिगर देख के। सर तो एम डिफरेंट होगा। हाँ, एम डिफरेंट पे डिपेंड करेगा वो। हाँ बिल्कुल कर सकता है डिफरेंट, अगर इसको आप घुमा दो तो डिपेंड करेगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा यहाँ पे। अभी तो आपका एम का वैल्यू 0.5 होगा मान लो, और जब आप घुमाओगे तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन पे। ठीक है, तो यूजुअली क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपस में देयर इज नो फ्लक्स लिंकेज या नो कपलिंग या परफेक्ट कपलिंग, वो दिया रहता है, या के का वैल्यू 0.5 है, तो ये क्वेश्चन में नोन होगा आपको, इसमें हमें कोई वो नहीं करना। मैं 0.5 तो सॉरी 0.5 है तो दिया रहेगा, मतलब क्वेश्चन में आपको 0.5 है तो फिर आप ये लिखोगे m इक्वल टू 0.5 रूट L1 L2। नहीं सर, जैसे 1 है तो परफेक्ट है और 0 है तो मतलब नहीं है, तो मतलब 0.5 का मतलब क्या हुआ ऐसे सर? इम्परफेक्ट हो गया, मतलब नॉट परफेक्ट नहीं है, बस है आपस में लिंकेज इम्परफेक्ट, जैसे इलास्टिक और इलास्टिक होता है बीच में, मीडिएट हुआ मतलब। मीडिएट वाला हो जाता है ना, परफेक्ट इलास्टिक होता है एक। ठीक है, तो एक परफेक्ट इलास्टिक होता है और एक इलास्टिक होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा, ये मीडिएटर हो गया, लिंकेज इज देयर बट नॉट परफेक्ट, या इम्परफेक्ट लिंकेज है। ओके, चलिए एक छोटा टॉपिक है वो कर लेते हैं अब, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं क्या होता है। इस बार ध्यान, नीट में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ एरिया ए डिस्टेंस डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्या होता है फॉर्मूला? नहीं, सी की टर्म में नहीं था ना आंसर, ई की टर्म में था, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई स्क्वायर, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम आया, अब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, ये था आंसर वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हाफ CV स्क्वायर से C एप्सिलॉन नॉट A बाय D ऐसे। हाँ, वहाँ से भी आ जाएगा, वहाँ से भी यही आएगा, बट ये इन जनरल है। मैंने आप कभी आपको कोई ऐसा फंस जाए ना मामला कि आप कहीं और कोई ज्योमेट्री हो, तब भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके,
तो अब हम निकाल रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द इन एन इंडक्टर। तो कितनी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होती है जब उसमें करंट फ्लो करता है, तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो कोई अगर इंडक्टर है आपका, और ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो आपका जो ईएमएफ होगा इसके इंडक्टर के अक्रॉस, ईएमएफ विल बी माइनस एल, इसका मान लो इंडक्टेंस एल है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस हमने कंसिडर नहीं किया है, तो ये है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो करंट यहाँ से पास हो रहा है, तो जब करंट इंडक्टर से पास हो रहा है तो बैटरी कितना वर्क करना पड़ रहा है बैटरी को। QE। QE। अच्छा ओके, तो वर्क डन बाय बैटरी, ये एक्सटर्नल सोर्स जो भी आपका है, इज इक्वल टू QE होगा, या वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट टाइम में पूछूं तब क्या बोलोगे आप। ये कितना होगा, QE बोला आपने ना, QI। तो EI, EI। EI आएगा। अब E क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो डी आई बाई डी टी इंटू आई, यही आएगा, ठीक है। ओके, तो ये आ गया आपका आई डी आई बाई डी टी, डी टी से डी टी काट देते हैं, तो डी डब्ल्यू आपका ये आया। हमने कुछ मिस कर दिया, एल को मिस कर दिया, ये एल डी आई बाई डी टी होता है ना। तो ये आया आपका। अब इसको इंटीग्रेट करोगे जब, तो वर्क डन आपका इंटीग्रेशन इसका आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो एल आई डी आई, जीरो से आई, करंट पहले जीरो होगा फिर आई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम हाउ मच, एल तो बाहर आ जाएगा, आई डी आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाय टू, तो ये हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगा। तो एनर्जी स्टोर जो होता है इंडक्टर में वो हाफ एल आई का स्क्वायर होता है। दिस इज द एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, एंड दिस एनर्जी इन द इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, ये मैग्नेटिक होती है। इसके अंदर भी एनर्जी लॉस होता है? नहीं, इंडक्टर में एनर्जी लॉस नहीं होता है, वो केवल स्टोर हो गई है यहाँ पे। मैंने आप कह रहे हो कि वर्क डन जो बाय द बैटरी इक्वल टू वो बराबर होता है, नहीं होता, ये पूछ रहे हो आप। यस सर, निकालना पड़ेगा, देखो क्या आता है इसमें। सर मेरे ख्याल से बहुत कम ही होता है। इंडक्टर के केस में मैंने कभी चेक नहीं किया, क्योंकि यहाँ डिस्कस भी नहीं किया गया कभी। अगर आप निकालोगे यहाँ पे तो E इंटू आई वर्क डन से निकाल लो। आपने कितना सेम ही लिखा ना यहाँ पे, आपने E इंटू आई लिखा है आपने यहाँ पे, तो ये E और ये तो बराबर है आपस में। यस। तो बैटरी ने जो वर्क किया होगा E इंटू आई किया होगा, यहाँ पे भी E इंटू आई हुआ होगा, यस, तो सेम ही लिया हमने यहाँ पे। तो बहुत कम होगा अगर होगा भी तो। हाँ, तो इंडक्टर में यूजुअली लेते नहीं है एनर्जी लॉस, ठीक है। इसलिए इसको यूज करते हैं एज अ चॉक कॉइल ट्यूबलाइट्स में। उसका रीजन, हाँ, एक तो एनर्जी लॉस भी है, दूसरा एक और रीजन भी है कि वो फेज आपको करना होता है ना, पावर फैक्टर को चेंज करना होता है। अच्छा सर। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी होगी, फॉर्मूला विल बी हाफ एल आई स्क्वायर, करेक्ट। ओके, तो डन, यहाँ समझ में आया सबको। यस यस सर। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, तो अब यहाँ पे जो है इसको एंड करते हैं। आपका जो इसमें बाकी है, एक तो इंड्यूस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं की, अभी एडी करंट की बात नहीं की है, और एक हमारा ट्रांजिट करंट जो इसमें होता है वो हमें निकालना है, जैसे हमने कैपेसिटर में निकाला था ना टाइम कांस्टेंट वाला, तो ऐसे यहाँ पे भी सर्किट बना के इंटीग्रेट करके आपको निकालना पड़ेगा। सेम ही आता है।
हाँ सेम है, यहाँ पे L/R का फैक्टर आ जाएगा, वहाँ पे आपको आ रहा था CR का फैक्टर, CR का आता है। तो वो बस वो फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो उसको अगली क्लास में हम लोग बाकी टॉपिक जो बचे हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लास्ट स्लाइड दिखाया। ओके, ये देखिए लास्ट का स्लाइड। तो ठीक है, यहाँ पे बाकी लोग जो है क्लास एंड है, कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज अगली क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। डन। यस सर। ओके, कोई डाउट किसी को? नो, चलिए ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं।